साइंस स्टार क्लासेज ब्यावर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 4 के बारे में, क्योंकि लेसन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद में आज ले रहे हैं अपन लेसन नंबर 4 पादप जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करें अपन लेसन नंबर 4 में पादप जनन की जो विधियां हैं उनके बारे में। थोड़ा सा मैं पहले आपको इसमें सामान्यतः बता देता हूँ कि जो पादप है, इन पादप में जनन कौन से होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके, मुख्यतः अपन 2 जनन की बात करते हैं। एक तो करते हैं अपन लैंगिक जनन और दूसरा है आपके यहाँ पर कायिक जनन। 2 जनन की बात करते हैं हम, कायिक जनन, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि लैंगिक जनन जो है वो क्या है और कायिक जनन। इसमें तो क्या होता है, कायिक भाग से जो है नए पौधे का विकास होता है। कायिक भाग या वृद्धि भाग कह सकते हो, कौन से हो सकता है, जैसे जड़ है, तना है या पर्ण है, इनके द्वारा जो है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन हो सकता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक होते हैं दोनों, और दोनों में क्या होता है, संलयन होता है। संलयन होकर के युग्मनज या जाइगोट बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो जाइगोट बनेगा आगे चल करके भ्रूण का विकास करता है और भ्रूण से वापस एक चारों तरफ बीज के द्वारा, भ्रूण जो है बीज के द्वारा गिरा होता है और फिर उस बीज से जो है एक नए पादप का विकास होता है। ऐसा लैंगिक जनन में देखने को मिलता है। तो ये सामान्य 2 विधियां हो गई, लैंगिक और कायिक जनन। इसके अलावा कुछ विशिष्ट विधियां हैं जिनको हम कुछ वैज्ञानिक जो है अलैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरा प्रकार हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन या विशिष्ट विधियां। तो इस लेसन में हम पादपों में जो है विशिष्ट विधियों के बारे में बात करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब आ जाते हैं हम पादपों की जो विशिष्ट विधियां है कौन सी है। इन विधियों में क्या होता है, इन विधियों में बिना निषेचन, इन विधियों में बिना निषेचन के नए पौधे का विकास हो जाता है। नए पौधे का विकास हो जाता है बिना निषेचन के। यहाँ पर निषेचन नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं तो अलैंगिक जनन में चला जाएगा, सॉरी लैंगिक जनन में चला जाएगा। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन या विशिष्ट विधियां हैं, तो इनमें क्या होता है, बिना निषेचन के एक नए पादप का विकास हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे विशिष्ट विधियां। कुछ वैज्ञानिक जो है इन विशिष्ट विधियों को ही ध्यान में रखना है। कुछ वैज्ञानिक जो है इसी को, जो विशिष्ट विधियां इन्हीं को कहते हैं अलैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। अलैंगिक जनन भी कहते हैं इन्हीं को। विशिष्ट जो विधियां हैं इन्हीं को किस नाम से जानते हैं, कुछ वैज्ञानिक अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, अलैंगिक जनन या विशिष्ट विधियां एक ही बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो विशिष्ट विधियां है ये कौन सी है। तो मैं यहाँ पर वापस हेडिंग लिख देता हूँ, पादप जनन की विशिष्ट विधियां। विशिष्ट विधियां कौन सी यहाँ पर निम्न लिख सकते हैं हम। तो बात करते हैं कौन सी है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ असंग जनन। असंग जनन या लिखेंगे इसको इंग्लिश में एपोमिक्सिस, ध्यान रखना। पहली विधि आपके असंग जनन या एपोमिक्सिस। दूसरी विधि में लिख रहा हूँ यहाँ पर सूक्ष्म प्रवर्धन। दूसरी विधि लिख रहा हूँ आपके सूक्ष्म प्रवर्धन, या फिर इसको इंग्लिश में लिख लेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके बाद में आपकी तीसरी विधि आ जाएगी जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता या अगेमोस्पर्मी, ठीक है। तीसरी विधि आ जाएगी आपके अनिषेक बीजता। और नंबर 4 पे आ जाएगी आपके कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। अलैंगिक जनन जब हमने पढ़ा था उस समय पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं। इसको लिख लेंगे अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये 4 विधियां हैं, ध्यान रखना।
विशिष्ट विद्या या क्या कहे इसको अलैंगिक जनन कहे, तो इसके अंदर 4 जो विधियां हैं उनके बारे में बताया गया है। नंबर 1 है असंग जनन या एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। दूसरी आपके सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन। तीसरी यानी सेक बीजता। और चौथे नंबर पे है कायिक प्रवर्धन। इन दोनों को हमने पढ़ लिया था लेसन नंबर 1 में। ध्यान रखना, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इस लेसन में अनिषेक बीजता के बारे में अपन अच्छे से बात कर लिए और कायिक प्रवर्धन के बारे में भी हमने अच्छे से पहले चैप्टर में बात कर लिया। आपको ये दोनों पढ़ना है तो आप मेरा जो पहला चैप्टर है उसका आप कंप्लीट तैयार कर लें, वापस पढ़ लें एक बार, ताकि अनिषेक बीजता और इनके बारे में आपको समझ आएगा। इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं असंग जनन और सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में, और एक टॉपिक आएगा बहुभ्रूणता। ये 3 टॉपिक है, ध्यान रखना। इस लेसन में से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। पहली यूनिट 4 नंबर की है, तो इस लेसन में से 1 नंबर का कभी कभी पूछते हैं और कभी कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। यदि पूछा जाएगा तो वो 100% यहाँ से पूछा जाएगा। असंग जनन और सूक्ष्म प्रवर्धन या बहुभ्रूणता, ये 3 क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ पर। असंग जनन, सूक्ष्म प्रवर्धन और बहुभ्रूणता, इन तीनों में से यदि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा, तो अपन इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेंगे। और इन दोनों को हमने लेसन नंबर 1 में कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंग जनन के बारे में, आपको मिक्सिस के बारे में। जो विशिष्ट जनन में विशिष्ट जो विधियां है जनन की, इसमें पहली विधि है आपके असंग जनन या एपोमिक्सिस। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, देखो वैसे नाम से मालूम पड़ रहा है हमें यहाँ पर, यदि थोड़ा सा गौर करके देखा जाए। असंग जनन, संग का अर्थ होता है संलयन होना या जुड़ना, तो यहाँ आगे लगा हुआ असंग यानी कि संलयन नहीं होता है। संलयन किसके मध्य नहीं होता है? युग्मकों के मध्य यदि संलयन नहीं होता है और एक नए पादप का विकास हो जाता है तो इसको हम कहेंगे असंग जनन। ये सिंपल परिभाषा दी मैंने, आपको लिखवा देता हूँ इसकी परिभाषा। बिना युग्मकों के, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, युग्मकों के संलयन के बिना, युग्मकों के संलयन के बिना ही नए पौधे का विकास हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। युग्मकों के संलयन के बिना ही यदि नए पौधे का विकास हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं या असंग जनन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट एक वैज्ञानिक है हैंस विंकलर। मैंने इस परिभाषा को पहले ही लिख दिया है ताकि कम समय में आपको इसको जल्दी जल्दी समझा सकूं। हैंस विंकलर जो है, इस वैज्ञानिक ने असंग जनन की परिभाषा दी है, असंग जनन या एपोमिक्सिस की। आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए हैंस विंकलर के अनुसार असंग जनन की परिभाषा बताइए, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, अन्यथा आप ये सबसे ऊपर जो परिभाषा लिखी हुई है इसको ये जैसे याद कर सकते हैं और ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए हैंस विंकलर के अनुसार असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या है समझाइए, तो हमें ये परिभाषा देनी है कि सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं हो। ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं हो, उसे हैंस विंकलर ने क्या नाम दिया? असंग जनन नाम दिया, या इसे हम क्या कहेंगे? असंग जनन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपके असंग जनन के प्रकार। असंग जनन कितने प्रकार का होता है अपन बात कर लेते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। बीजाणुउद्भिद असंग जनन, या इसको लिखेंगे अपन स्पोरो
फाइटिक एपोमिक्सिस, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा आपके युग्मकोद्भिद असंगजनन, या इसको लिख लेंगे गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, आपको ध्यान में रखना है। असंगजनन के प्रकार पूछे आए तो दो प्रकार का होता है, बीजाणुद्भिद असंगजनन और युग्मकोद्भिद असंगजनन। यहाँ तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं असंगजनन जो है दो प्रकार का होता है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं बीजाणुद्भिद असंगजनन जो है, इसका अन्य नाम आपको ध्यान में रखना, अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बाद में वापस पढ़ेंगे। तो बीजाणुद्भिद असंगजनन या इसका दूसरा नाम है अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। बीजाणुद्भिद असंगजनन किसे कहते हैं, देखिए मैं लिखवा देता हूँ आपको इसमें कि भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। यदि बीजांडकाय की किसी भी द्विगुणित कोशिका से यदि भ्रूण का निर्माण होता है, ध्यान रखना, भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है, तो इसको हम कहेंगे बीजाणुद्भिद असंगजनन के नाम से जानते हैं। परिभाषा आपको याद हो जाएगी, बहुत इजी तरीके से लिखवा दी मैंने। भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण कि किसी भी द्विगुणित कोशिका से यदि होता है, तो इसको हम कहेंगे बीजाणुद्भिद असंगजनन। अब बात करते हैं युग्मकोद्भिद असंगजनन। ऐसा कैसा, ये थोड़ा सा परिवर्तन आएगा कि यदि इसमें लिख लेते हैं भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से होता है, तो इसको हम कहेंगे युग्मकोद्भिद असंगजनन। बिल्कुल वही बात है, देखो भ्रूण का निर्माण, ठीक है, एक वर्ड चेंज हो रहा है, भ्रूण कोश, और दूसरा वर्ड चेंज हो रहा है अगुणित, ठीक है। यहाँ पर तो क्या था, बीजांडकाय अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से, तो यहाँ पर हो जाएगा भ्रूण का निर्माण यदि भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से होता हो, तो इसको हम कहेंगे युग्मकोद्भिद असंगजनन। दोनों परिभाषाएं मैंने इसी तरीके से लिखवा दी है, आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं युग्मकोद्भिद असंगजनन जो है ये पुनः दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है मैं आपको लिखवा देता हूँ। नंबर 1 है अनिषेक जनन, पहला अनिषेक जनन, और दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ अपयुग्मन, दूसरा है अपयुग्मन। ये दो है, आपको ध्यान में रखना है। युग्मकोद्भिद असंगजनन जो है दो प्रकार के हो गए, अनिषेक जनन और अपयुग्मन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अनिषेक जो जनन है, ये इसकी परिभाषा क्या बनेगी। देखो यहाँ पर युग्मकोद्भिद असंगजनन में हम कह रहे हैं कि भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से हो, तो इसको कहेंगे युग्मकोद्भिद असंगजनन, ठीक है। तो इसी के दो प्रकार हैं। तो भ्रूण कोश में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, आपको ध्यान में होना चाहिए। मैंने कई बार आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। 7 कोशिकाएं, इस तरफ 2 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका, इस तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और एक केंद्रीय कोशिका बीच में होती है, जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो 8 केंद्रक हो गए, 7 कोशिकाएं हो गई। ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भ्रूण कोश की किसी भी अगुणित कोशिका से, यानी कि कोई भी कोशिका हो सकती है, तो यहाँ पर ये दो प्रकार का है, देखो अनिषेक जनन और अपयुग्मन। अब हम बात कर लेते हैं सीधा अनिषेक जनन किसे कहेंगे। यदि भ्रूण का जो निर्माण है, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, केवल इतना ही लिखा हूँ कि भ्रूण का जो निर्माण है अनिषेचित अंड कोशिका से होता हो। किससे होता हो, अनिषेचित अंड कोशिका से, ठीक है। बाकी हुई परिभाषा।
भ्रूण का निर्माण यदि अनिषेचित अंड कोशिका से होता हो तो इसको हम कहते हैं अनिषेक जनन। परिभाषा बिल्कुल इजी है, याद हो जाएगा आसानी से। भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता हो तो इसको क्या कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब बात करते थे अपयुग्मन, तो वापस वही बात, भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका छोड़ तो बाकी कौन सी बच गई, सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिका। तो यहाँ पर लिख देते हैं सहायक कोशिका व प्रतिमुखी कोशिका से। ठीक है, देखो यदि भ्रूण का निर्माण सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से होता है तो इसको हम कहेंगे अपयुग्मन। ध्यान रखना है ना। वापस बता देता हूँ, युग्मकोत्पाद संज्ञान अपने दो प्रकार का, अनिषेक विता। भ्रूण का निर्माण यदि अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो इसको कहेंगे अनिषेक जनन, और यदि भ्रूण का निर्माण सहायक कोशिका और प्रतिमुखी कोशिकाओं से होता है तो इसको हम कहेंगे अपयुग्मन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे पंचानन माहेश्वरी जो है अपने भारतीय भ्रूणिकी वेता, उनके द्वारा बताए गए जो असंज्ञानन है उसके प्रकार के बारे में और असंज्ञानन महत्व के बारे में। आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी जो विद्यार्थी हैं घर बैठ करके पढ़ाई कर सकें, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।